स्टूडेंट्स, प्रो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। हमने शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, न्यूक्लियर एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल पढ़ा था। चलिए कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए। यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास जो ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है उसका न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियस के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है और वो एटम के सबसे अंदर वो प्रेजेंट है। अब सपोज कीजिए कि ये एक एटम का न्यूक्लियस, अब इसके पास सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी ऑर्बिटल, देन आता है डी ऑर्बिटल एंड लास्ट में कौन कांटेक्ट आता है? एफ ऑर्बिटल। अच्छा, कोई भी सेल हो, लेकिन उस सेल में ना सबसे पहले एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजर आता है, उसके बाद क्या होता है? पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। यानी कि एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस में इन्वॉल्व होगा। देन अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो भी न्यूक्लियस के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन एस ऑर्बिटल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि एस पास में है, पी थोड़ा दूर में है, इसलिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा। और यहां पर डी ऑर्बिटल में तो आपको पता ही लग गया होगा, या और भी वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एफ ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के साथ होगा। हम यहां पर पढ़ रहे हैं पेनिट्रेटिंग पावर का आयनाइजेशन एनर्जी में रोल क्या है। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले आपको एस ऑर्बिटल नजर आता है, उसके बाद डी ऑर्बिटल नजर आता है, फिर पी, फिर एस। यानी कि मान लो कि यहां पर हम खड़े हैं, ठीक है ना, यहां पर हम खड़े हैं और आपको अगर पूछा जाएगा कि सबसे अंदर कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे अंदर एटम के एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, या सबसे न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, देन पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, देन एफ ऑर्बिटल। तो पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि कौन सा ऑर्बिटल सबसे अंदर डीपली पेनिट्रेटेड फॉर्म में है, कौन सा ऑर्बिटल सबसे पास, न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट है, या एटम के सबसे डीपली पेनिट्रेटेड है। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एटम के सबसे अंदर कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास है, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल। अब हम ऐसा कहेंगे कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस ऑर्बिटल is more than p orbital, then d, then f। इसको नोट कर लेंगे। s ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d, फिर f ऑर्बिटल। अच्छा, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ कैसे कनेक्शन है। अब मान के चलो कि एक एटम है x और एक एटम है y, इसको मानते हैं एटम x और इसको मानते हैं एटम y। अब ये एटम x का जो न्यूक्लियस है उसके कांटेक्ट में s ऑर्बिटल आ रहा है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको
इसको इस ऑर्बिटल को हम वैलेंशियल ऑर्बिटल मानेंगे। मतलब ये वही ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक, ये है लास्ट। और ये y के साथ और एक इलेक्ट्रॉन जो हम कोई भी ऑर्बिटल मान के चलेंगे p ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे y में y के साथ, y के न्यूक्लियस के साथ p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अटैच्ड। मतलब आप यहाँ पे ऐसा मान लो कि x एंड y दो एटम है, जिसमें क्या है कि यहाँ पे वैलेंशियल है, इस x केस में क्या होगा कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, और y के केस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, p ऑर्बिटल में। और आपको पता है कि सबसे क्लोजर इस ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर होगा व्हेन वी कंपेयर विद न्यूक्लियस एंड p ऑर्बिटल। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इससे ये होगा कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम कंपेयर करेंगे p ऑर्बिटल के साथ। तो s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोजर है या ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है इसका, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। p ऑर्बिटल ओके, उसका न्यूक्लियस के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इससे थोड़ा कम है, क्योंकि p ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग पावर s से कम है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना s के कंपैरिजन में इजी होगा। तो ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी मोर और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी लेस। जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा वहीं से तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब चलिए इसका एक एप्लीकेशन हम समझते हैं, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो ऑर्बिटल्स के साथ मैंने x एंड y का कंपैरिजन किया, इनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अगर इसका सेकेंड सेल है वैलेंशियल, तो इसका भी सेकेंड सेल होना चाहिए। इसका अगर 2s ऑर्बिटल है, इसका 2p होना चाहिए। इसका 3s ऑर्बिटल है तो इसका 3p होना चाहिए। अब सेम सेल होना चाहिए, लेकिन ऑर्बिटल्स अगर अलग अलग होगा तो इस केस में पेनिट्रेटिंग पावर हम यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक नोट बाइंडिंग यहां पर करेंगे। पेनिट्रेटिंग पावर effect can be only applicable in atoms having same cell but different subsets और डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सेम सेल होना चाहिए लेकिन सब सेल या ऑर्बिटल्स अलग अलग होना चाहिए, तो तभी क्या होगा, पेनिट्रेटिंग पावर का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। चलिए हम सीधा यहाँ पे कंफ्यूजन में जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन होगा व्हाई बेरिलियम हैव more ionization energy than boron। अच्छा, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। अब यहां पर देखिए कि बेरिलियम का वैलेंस सेल सेकेंड सेल है, बोरोन का भी वैलेंस सेल सेकेंड सेल है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है 2s में, जबकि बोरोन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1,
और ये जो 2p1 का कन्फिग्रेशन है यही बता रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ 2p में प्रेजेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट है। अब आप खुद बताओ कि सेकेंड सेल में यहाँ पर बेरिलियम में s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ न्यूक्लियस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। जबकि बोरॉन के साथ कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस के साथ सेकेंड सेल का 2s नहीं 2p में इलेक्ट्रॉन है, 2s नहीं, बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 2p में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए न्यूक्लियस का 2p के साथ यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, बाकी सबके साथ भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस का 2p इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे, तो बेरिलियम के कंपैरिजन में यहाँ पर 2p का पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ा सा वीकर है, वीक पेनिट्रेटिंग। वीक पेनिट्रेटिंग, जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग। इस ऑर्बिटल सबसे क्लोजर है न्यूक्लियस का, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर स्ट्रॉन्गर है। p ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से थोड़ा सा दूर रहता है, इसीलिए p ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग एबिलिटी s ऑर्बिटल से कम है। इसीलिए यहाँ स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और यहाँ पर वीक पेनिट्रेटिंग की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। इसमें बेरिलियम में स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, जबकि बोरोन में वीक पेनिट्रेटिंग की पावर की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। इससे हमारे लिए एक पॉइंट बन जा रहा है कि जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होता है। जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले लास्ट फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये फंडा बड़ा सिंपल बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फंडा बड़ा सिंपल बताता है। ये कहता है कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। जिस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन causes high ionization energy। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई एलिमेंट का अगर स्टेबल होगा, हम ऐसा भी बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर स्टेबल होगा तो उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाता है। उसके वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसलिए वो एटम स्टेबल बन जाता है, वो अपने वैलेंशियल से इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम रखता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं नियन का 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि इसका वैलेंशियल है सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर किया है 2p ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है 2p ऑर्बिटल में, और 2p यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये स्टेबल है। अब
अब इससे ये टेंडेंसी आ जाता है कि नियन का जो सेकेंड सेल है इसमें जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इनके अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। इसलिए तो ये ग्रुप 18 के इनर गैसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं कि रूम टेम्परेचर में स्टेबल हो जाता है, इसलिए इनका क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाता है। एक्सेप्शन यहाँ पर एक है ज़ेनन, वो कुछ ही कंपाउंड्स बना पाता है। अच्छा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब अगर कोई किसी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं एंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स या तो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन शो करेंगे या फुल्ली फील्ड कन्फिगरेशन शो करेंगे, हाफ फील्ड शो करेंगे या फुल्ली फील्ड कन्फिगरेशन शो करेंगे। उस केस में क्या होगा? स्टेबिलिटी आ जाएगा, उस केस में स्टेबिलिटी आ जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हेल्प से हम कोई एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही तो हम एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इजीली हम यूज करके यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। ionization energy of nitrogen is greater than oxygen। अच्छा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4। 2p ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितने का है? 6 इलेक्ट्रॉन का। 2p ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डल चुका है, तो यहाँ पर ये है हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। 6 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है 2p का, लेकिन है 3 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड। लेकिन क्या हम ऑक्सीजन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये ना ही फुल्ली फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, ना ही फुल्ली फील्ड नॉट हाफ फील्ड। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है? नॉट ए स्टेबल कन्फिगरेशन, नॉट ए स्टेबल कन्फिगरेशन। क्यों? नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुल्ली फील्ड। बट ये हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से नाइट्रोजन के 2p3 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। इसलिए हम अगर बताएंगे कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन है। होप आप सबको क्लियर होगा। आप सबका जो भी डाउट्स होगा, जो भी रिव्यू होगा, वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है, पीरियड में कैसा है, ग्रुप में कैसा है। थैंक यू।